काशी में विवादित ज्ञानवापी परिसर को लेकर अब कलंक और भगवा वाली लड़ाई छिड़ती दिख रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान से भड़की मौलाना ब्रिगेड ने कयामत वाली धमकी दे दी। ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में है, लेकिन कोर्ट के बाहर छिड़ी जुबानी जंग ने ज्ञानवापी को लेकर एक बार फिर बहस तेज कर दी। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है। 350 साल से भी ज्यादा पुराना ऐतिहासिक विवाद, 30 साल से भी ज्यादा पुराना कानूनी विवाद। हिंदू पक्ष का दावा काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, मुस्लिम पक्ष का दावा मंदिर था ही नहीं, शुरुआत से ही मस्जिद। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी विवाद अब भी कोर्ट में है, लेकिन गाहे बगाहे कुछ ऐसा हो ही जाता है जो इस विवाद को कोर्ट की चौहारदीवारी से बाहर सुर्खियों में ला खड़ा करता है। एक बार फिर ज्ञानवापी को लेकर चर्चा और बहस का दौर तेज है। वजह है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान। एक निजी कार्यक्रम में काशी पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान ने कोर्ट में चल रहे मामले को एक बार फिर से देश भर में बहस के केंद्र में ला खड़ा किया। हालांकि धीरेन्द्र शास्त्री इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जल्द ही ये कलंक मिटेगा और यहाँ भगवा लहराएगा। अब उनके इस बयान से मुस्लिम समाज भड़का हुआ है। विवादित ज्ञानवापी ढांचा काशी विश्वनाथ मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ है। दावा है कि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने 1669 में मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानवापी का निर्माण कराया था। यही दावा पूरे विवाद की जड़ है, जिसे सुलझाने के लिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उससे इतर एक लड़ाई कोर्ट के बाहर भी चलती रहती है, बयानों की लड़ाई, जिसकी ताज़ा मिसाल है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कलंक वाला बयान, जिसे लेकर अब हिंदू और मुस्लिम फिर से आमने सामने हैं। ज्ञानवापी जैसे 14 भुवनों में दूसरा तीर्थ नहीं है और उसमें भगवान भोलेनाथ विराजित हैं। शीघ्र ही हिंदुओं के पक्ष में, भगवान विश्वेश्वर के पक्ष में निर्णय आएगा। ज्ञानवापी तीर्थ, ज्ञानवापी मंदिर अपने पूर्व स्वरूप को प्राप्त होगा। किसी भी मस्जिद को कलंक कहना मैं समझता हूँ वैदिक सिद्धांत के खिलाफ है। वेदों में इस तरह की बातें हमें नहीं मिलती। मैंने चारों वेद पढ़े हैं, मैंने उपनिषद पढ़े हैं, मैंने रामायण पढ़ी है, मैंने गीता पढ़ी है। मुझे कहीं नहीं मिलता कि हिंदू से ये कहा गया हो उन धार्मिक किताबों में कि मुसलमान के खिलाफ गलत बातें प्रचार करो। ज्ञानवापी को लेकर एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जबकि दूसरी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। ऐसे में कोर्ट के बाहर बयानों के घमासान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कभी कभी ये बेमतलब वाली बात हो ही जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में रूल ऑफ लॉ चलता है। जो रूल ऑफ लॉ से इधर उधर होता है उसे योगी फोर्स लाइन पर ला देती है। एक भाईजान ने योगी के इस रूल ऑफ लॉ को चैलेंज कर दिया और सड़क पर खुलेआम नमाज पढ़ दी, जबकि मस्जिद में कोई भीड़ नहीं थी। यूपी में तो ईद पर भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती, फिर सामान्य दिन में भी सड़क पर नमाज पढ़ी गई। फिर क्या हुआ, ये जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। आज आप देखते होंगे यूपी के अंदर, अरे दंगे की बात तो दूर, अब सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि यूपी में सड़क पर नमाज पढ़ने पर रोक है। लेकिन योगी की खींची लक्ष्मण रेखा को यूपी के रामपुर में भाईजान ने क्रॉस कर दिया। सिर पर टोपी, सफेद कुर्ता और देर शाम का वक्त, सड़क पर गाड़ियां गुजर रही हैं और इसी बीच एक शख्स सड़क पर ही नमाज पढ़ने लगा। उसके आसपास से गाड़ियां गुजर रही हैं, लेकिन वो बेफिक्र होकर नमाज पढ़ रहा है। दूसरे लोग उसे सड़क पर नमाज पढ़ते देख रहे हैं, लेकिन उसे न तो कोई रोक रहा है, न ही कोई टोक रहा है। भाईजान के कारण गाड़ियां चौराहे पर ही फंस जाती हैं। चौराहे पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो जाती है। तस्वीर यूपी के रामपुर के शाहाबाद गेट चौराहे की है। करीब 10 मिनट तक भाईजान ने बीच सड़क पर नमाज पढ़ी।
न ईद का मौका था न बकरीद का, फिर भी सड़क पर नमाज क्यों पढ़ी गई? अगर नमाज पढ़नी ही थी तो मस्जिद चले जाते। शाहबाद गेट चौराहे के पास ही ईदगाह है, वहां नमाज पढ़ लेते। लेकिन नहीं, मियां भाई ने शायद योगी फोर्स को चैलेंज करने की कोशिश की, सड़क पर नमाज पढ़कर अपनी ताकत की आजमाइश करने की कोशिश की। सुशासन की पहली शर्त है कानून का राज। कानून के राज से किसको चिढ़ है ये तो हर व्यक्ति जानता है। भाईजान ने योगी की लाइन क्रॉस की तो योगी फोर्स को मियां भाई को लाइन पर लाने के लिए उतरना पड़ा। सड़क पर बीचों बीच नमाज पढ़ने की खबर जैसे ही रामपुर में फैली, तनाव फैल गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ता एक्शन में आ गए। उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद योगी फोर्स भी सतर्क हो गई। सड़क पर नमाज पढ़कर माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले मियां भाई की तलाश पुलिस ने शुरू कर दी। घंटों तक चले तलाशी अभियान और छापेमारी के बाद आरोपी को योगी फोर्स ने आखिरकार ढूंढ लिया। थाना सिविल लाइन में एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। युवक को हिरासत में ले लिया गया है और उसको जेल भेजा जा रहा है। युवक के परिजनों द्वारा ऐसा बताया जा रहा है कि वो थोड़ा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। इस संबंध में भी जांच की जा रही है। पुलिस गिरफ्त में मौजूद अभियुक्त शख्स के हाव भाव को देखिए, चेहरे को देखिए, इसके पहनावे को देखिए। इसके परिवार वाले कह रहे हैं कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन किसी भी हाल में ये आपको मानसिक रूप से बीमार लग रहा है। इसने सड़क पर नमाज पढ़ने की जो गलती की उसकी दवा योगी फोर्स ने इसे दी थी। यूपी में कट्टरपंथ की बीमारी का इलाज करना योगी फोर्स अच्छे से जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी राज में सड़क पर सिर्फ गाड़ियां चलेंगी और आम लोग चलेंगे। क्या क्या नहीं चलेगा ये भी देख लीजिए। सड़क पर अतिक्रमण तो बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं तो बुलडोजर आएगा और अपने साथ ले जाएगा। सड़क पर अवैध मस्जिद मजार भी नहीं चलेगा, नहीं तो हथौड़ा उसे तोड़ेगा। यूपी में सड़क पर उपद्रव और हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। अगर जिसने भी ऐसा करने की कोशिश की तो कानून का डंडा चलेगा। और सड़क पर नमाज भी किसी कीमत पर नहीं होगी, वरना कार्रवाई होगी। बीती रात गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में एक एनकाउंटर हुआ। इस मुठभेड़ में योगी फोर्स ने 50,000 के इनामी जसीम उर्फ छोटू को ढेर कर दिया। जानते हैं जसीम का गुनाह क्या था? उसने 4 साल की मासूम बच्ची के साथ पहले तो दुष्कर्म किया और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। और सबसे ज्यादा सन्न कर देने वाली बात यह है कि 4 साल की मासूम बच्ची आरोपी जसीम की भांजी थी। बस फिर क्या, दरिंदे जसीम को योगी ने सीधे जहन्नुम भेज दिया। ये जसीम उर्फ छोटू है, जिस पर योगी फोर्स ने पूरे 50,000 का इनाम रखा था, क्योंकि जसीम इंसान के भेष में वो दरिंदा था जिसने अपनी ही भांजी के साथ पहले तो दुष्कर्म किया और फिर इस कलयुगी मामा ने 4 साल की मासूम भांजी को मौत के घाट उतार दिया, वो भी गला घोंटकर। 11 तारीख को टीला मोड़ क्षेत्र में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या का मामला प्रकाश में आया था। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस केस की छानबीन की गई थी। इस पर यह तथ्य प्रकाश में आया था कि जो लड़की का सगा मामा है जसीम उर्फ छोटू, उसी के द्वारा यह घटना कारित की गई थी। तत्काल उसे वांछित किया गया था और उसमें 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई थी। क्या किसी इंसान पर हैवानियत इस कदर सवार हो सकती है कि वो 4 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना सकता है? अपनी बहन की बेटी के साथ रेप कर उसे मौत के घाट उतार सकता है? लेकिन जसीम ने इस घिनौने कृत्य को अंजाम दिया, वो भी पूरी साजिश के साथ। दरअसल 11 अप्रैल को जसीम अपनी बहन के घर पहुंचा था और टॉफी दिलाने के बहाने बच्ची को फुसलाकर ले गया। इसके बाद जसीम ने अपनी भांजी के साथ रेप किया और फिर अपनी भांजी की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद भांजी के शव को इलाके के पार्क में फेंक दिया। इस जघन्य कांड को अंजाम देकर जसीम उर्फ छोटू मौके से फरार हो गया। लिहाजा योगी फोर्स ने पहले तो आरोपी पर 50,000 का इनाम रखा और इसी के साथ जसीम की धरपकड़ शुरू कर दी। इसी क्रम में बंथला नहर कट के पास में
वो पुलिस टीम को आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो पुलिस टीम को देखते हुए रुकता नहीं है और पुलिस टीम पर फायरिंग कर देता है। बदले में आत्मरक्षा पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की जाती है, जिसमें जसीम उर्फ छोटू को गोली लगी है। तत्काल उसे इलाज हेतु पास के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। बीती रात गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में आरोपी जसीम की निशानदेही मिली। पुलिस ने घेराबंदी की। इसी दौरान जसीम अपने 2 साथियों के साथ दिखाई दिया। पुलिस को देख आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। बस फिर क्या, योगी फोर्स की जवाबी कार्रवाई में जसीम मौके पर ही ढेर हो गया। जैसे ही जसीम मुठभेड़ में ढेर हुआ, उसके दोनों साथी मौके से फरार हो गए। वहीं इस मुठभेड़ में योगी फोर्स के 2 जवानों को भी गोली लगी। लेकिन इस एनकाउंटर में योगी फोर्स ने जसीम को सीधे जहन्नुम भेजकर यह मैसेज दे दिया कि योगी राज में अगर बेटी के साथ अपराध हुआ तो फिर यमराज के दर्शन तय है। बेटी का सम्मान होगा, हर बेटी को सुरक्षा मिलेगी, और जो भी बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसका यमराज के घर के लिए टिकट कटवा देंगे। अब जसीम तो जहन्नुम जा चुका है, लेकिन पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि वो पेशेवर अपराधी था। कई मामलों में जेल भी जा चुका है। लिहाजा योगी फोर्स अब जसीम के 2 अन्य साथियों की तलाश में भी जुटी है, ताकि उनका भी पुख्ता इलाज हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में वोटिंग की उल्टी गिनती चल रही है। टीएमसी एक बार फिर सत्ता का ताज अपने सिर सजाएगी या फिर बीजेपी खेला करेगी, ये चर्चा थी। लेकिन इसी चर्चा के बीच ममता दीदी का एक भाषण सुर्खियों में, जिसमें वो चुनावी ड्यूटी में तैनात अफसरों को धमका रही हैं। दीदी अफसरों को ये धमका रही है, तो वहीं उनके नेता और कार्यकर्ता वोटरों को धमका रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जिसके बाद से ये बहस तेज है कि क्या बंगाल में दीदी धमकी देकर वोट बटोरेंगी। ভোটে জিতেছে। बंगाल में वोटिंग का काउंटडाउन चल रहा है। इस बार ताज किसके सिर सजेगा, जनता फैसला करने वाली है। लेकिन दीदी बंगाल का ताज अपने ही सिर सजाने की जिद पर अड़ी है, और इस जिद में वो वोटिंग से ठीक पहले डायरेक्ट वार्निंग दे रही है। তোমাদের সব ইতিহাস আমরা জানি। दीदी इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों तक को धमका रही हैं। তোমরা কোথায় চাকরি করো আমরা সব জানি। दीदी ये धमकियां सरेआम दे रही हैं, चुनावी रैलियों में दे रही हैं। अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए चुनावी ड्यूटी में तैनात अफसरों पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रही हैं, और बीजेपी का नाम लेकर सीधे सीधे बदले वाला बयान दे रही हैं। এজেন্টদের অ্যারেস্ট করো, রেড করো। আমি তাদের বলি তোমাদের সব ইতিহাস আমরা জানি, তোমাদের প্রত্যেকটা নাম, তোমাদের প্রত্যেকটা ঠিকানা, তোমরা কোথায় চাকরি করো আমরা সব জানি। বিজেপি কাল থাকবে না, তখন বুঝে নিও নিরপেক্ষভাবে কাজ না হলে মানুষ কিন্তু বদলা নেবে। अब जब सूबे की मुखिया ही चुनाव ड्यूटी में लगे अफसरों को धमका रही हूँ, तो भला उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता कैसे पीछे रहते। दीदी के पीछे पीछे उनके नेता और कार्यकर्ता मैदान में उतर गए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में साफ साफ देखा और सुना जा सकता है कि वोटर को कैसे धमकाया जा रहा है। कहा जा रहा है टीएमसी को ही वोट देना, ईवीएम में कौन सा बटन दबाओगे हमें ये पता चल ही जाएगा। নাম উঠে গেছে সবার, ঠিক আছে, একদম তৃণমূলে মারবে। আমরা কিন্তু ভোট দেখবো, ভোটের ছাপ্পাটা দেখবো, ওরা কোথায় কি পড়ছে না পড়ছে, কারণ খোলার টাইমে ঠিক বুঝতে পারবো। दीदी और टीएमसी के धमकीबाज कार्यकर्ताओं का वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी ने ममता सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। बंगाल को मच रहे यूपी के सीएम योगी ने 2 टूक कह दिया, दीदी बहुत हुआ, अब आपका खेला बंद होगा। पिछले 15 वर्षों में ममता दीदी के नेतृत्व में जिस प्रकार की अराजकता, गुंडागिर्दी, माफियागिरी आज बंगाल की धरती पर देखने को मिल रहा है। ममता दीदी कहती है कि अब खेला हो भी, और मैं तो उनसे कहना चाहता हूं 15 साल बहुत हुए, अब खेला बंद होगा और विकास शुरू होगा। दीदी और उनके कार्यकर्ताओं की दबंगई देखकर अब बीजेपी हमलावर है। वो पूछ रही है कि क्या ममता बनर्जी बंगाल को पाकिस्तान और बांग्लादेश बना देना चाहती हैं। बांग्लादेश बनाने के चक्कर में है। जो 3 स्लोगन देते हैं वो पश्चिम बंगाल के नहीं है, भारत के नहीं है, बांग्लादेश का स्लोगन है। तो हम लोग जीवित रहते हुए इसको पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये जंगी जमात का डेरा होने नहीं देंगे।
बंगाल में वोटिंग शुरू होने में बस कुछ ही वक्त बचा है और उस बचे हुए वक्त में दीदी और उनके सिपह सालारों की जुबान आग उगल रही है। एक बार फिर से बंगाल की सत्ता के लिए वोटरों से लेकर चुनाव अधिकारियों तक को धमका रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में योगी आदित्यनाथ ने हैट्रिक लगा दिया। दरअसल आज उन्होंने तीन चुनावी रैलियां की और हर रैली के मंच से उन्होंने टीएमसी पर ताबड़तोड़ वार किए हैं। देखिए कैसे योगी ने आज हैट्रिक लगाई। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे। बंगाल को एक साजिश के तहत पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने, अब टीएमसी ने अव्यवस्था, अराजकता और गुंडागिर्दी का अड्डा बना दिया। ममता दीदी कहती है कि खेला हो बे, लेकिन मैं ममता दीदी से बोलना चाहता हूं, ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। इस सरकार ने यहां पे कोल माफिया को, लैंड माफिया को, सैंड माफिया को, कैटल माफिया को प्रश्रय दिया है। इस सरकार तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए गरीबों के हकों पर डकैती डालने का काम टीएमसी की सरकार कर रही है। आज यूपी में उपद्रव नहीं है, उत्सव है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। भारत के राष्ट्रवाद की धरती को टीएमसी ने तुष्टीकरण की धरती बना करके रख दिया है। लूट खसोट की धरती पर बना के रख दिया है। अराजकता की धरती बना करके रख दिया है। टीएमसी के गुंडे क्या कह रहे हैं? भयभीत मत होइए। कोई माफिया क्या कह रहा है, उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। कोई मौलाना क्या बक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आने दीजिए डबल इंजन की बीजेपी की सरकार को, ये सभी आपकी चाटकारिता करते हुए दिखाई देंगे। लव जिहाद का अमरावती मॉड्यूल अब महाराष्ट्र से होते हुए देवभूमि पहुंच चुका है। अमरावती में अयाज तो उत्तराखंड में यूनुस ने लव जिहाद का सेंटर चला रखा था। 20 से ज्यादा हिंदू लड़कियों को यूनुस फंसा चुका था। शादी का झांसा और ब्लैकमेल कर 36 लाख रुपए वसूल चुका था। लेकिन अब यूनुस को थामी का बुलडोजर ढूंढ रहा है। सपना देख रही थी, पर बाद में जब शादी की बात आती है तो ये अपना आधार कार्ड उन्हें दिखाता है और रोते रोते कहता है कि मेरा नाम ये है करके। उसके द्वारा कई लड़कियों को शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण किया गया। ये आक्रोश, ये गुस्सा उस सोच के विरुद्ध साजिश के खिलाफ है जो हिंदू बेटियों के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही है। पिछले दिनों महाराष्ट्र के अमरावती में अयाज खान नाम के 19 साल के युवक 180 लड़कियों को अपना शिकार बनाया, तो अब वहां से 1200 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के भीमताल में भी लव जिहाद की वही मोडस ऑपरेंडी का खुलासा हुआ। मोहम्मद यूनुस, यही उस शख्स का नाम है जिस पर दर्जनों हिंदू बेटियों को अपना शिकार बनाने का आरोप लगा है। आरोप है कि मोहम्मद यूनुस पहले हिंदू बेटियों को भरोसे में लेता था, फिर होटल में ले जाकर उनका शारीरिक शोषण किया और उनका वीडियो बनाया, जिसके बाद वो ब्लैकमेलिंग का खेल खेलता था।
अब धामी का बुलडोजर लब जिहादियों को ढूंढ रहा है। कभी भी धामी का बुलडोजर देवभूमि में मौजूद लब जिहाद के अड्डे को मिट्टी में मिला सकता है। नैनीताल जिले के भीमताल को यूनुस ने लब जिहाद का अड्डा बना रखा था। यूनुस गुड लुकिंग हिंदू लड़कियों को अपनी जाल में फंसाता था। हिंदू लड़कियों को पहले गिटार बजाकर इम्प्रेस करता था, फिर धीरे धीरे उनके करीब आता था। यूनुस अपनी मुस्लिम पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों से दोस्ती करता था। अपना नाम बॉबी बताता था। हिंदू संगठनों का दावा है कि 20 लड़कियों को यूनुस अपना शिकार बना चुका है। यूनुस को उसकी गलती का एहसास हो गया था, जिसके चलते वो फरार है। यूनुस के काले कारनामों की भनक हिंदू संगठनों को लगी तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर आ गया और उन्होंने सीधा स्थानीय थाने पर धावा बोल दिया। लब जिहादी यूनुस की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। हिंदू संगठन के लोग सड़क पर उतर गए। पूरे भीमताल में लब जिहादियों से हिंदू बहन बेटियों को बचाने के लिए रैली निकाली गई। अब आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। भीमताल पुलिस से यही मांग है कि बुधवार 11 बजे तक का समय दिया है उसकी गिरफ्तारी के लिए, और 11 बजे तक गिरफ्तारी नहीं होती है तो बुधवार को 11 बजे फिर हम थाने में एकत्रित होकर आगे की रणनीति बनाएंगे। कि उसकी जो 7 मुट्ठी जमीन जो सरकारी अवैध संपत्ति पर कब्जा किया उसको तुरंत ध्वस्त किया जाएगा। दावा है कि जाल में फंसी हिंदू लड़कियों से मोहम्मद यूनुस अभी तक 36 लाख रुपए वसूल चुका है। छापेमारी में आरोपी यूनुस के घर से 6 मोबाइल फोन और 25 लाख रुपए के कीमती सामान भी जब्त किए गए हैं। आरोपी के घर को सील कर दिया गया है। आरोपी पहले पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को लब जिहाद का शिकार बनाता और जब लड़कियां शादी की बात करती तो यूनुस अपनी असली पहचान और नाम हिंदू लड़कियों को बताता ताकि मुस्लिम होने के कारण हिंदू लड़कियां शादी से इनकार कर दें। अब पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। कभी भी धामी का बुलडोजर यूनुस के अवैध घर को मिट्टी में मिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट ज़ी मीडिया। महाराष्ट्र में धर्मांतरण गैंग ने अपना नेटवर्क कई शहरों तक फैला रखा था। एक एक कर परतें खुलती जा रही है। हर दिन एक नए शहर का नाम इसमें जुड़ता जा रहा है। अब आप सोचिए कि पहले नासिक, फिर अमरावती और उसके बाद कई और शहरों के नाम इसमें जुड़ रहे हैं। यानी कि यह गैंग कोई छोटा मोटा नहीं, एक बड़ा गैंग था। देवा भाव की पुलिस जिसे गिरफ्तार कर ले जा रही है, इसका नाम रियाज काजी है। इसका काम एनजीओ की आड़ में धर्मांतरण का स्कूल चला। ये बोर्ड सिर्फ दिखावा है, पढ़ाई तो एक बहाना है। दरअसल इस घर के अंदर रियाज काजी धर्मांतरण का स्कूल चलाता था। रियाज काजी भी टीसीएस और अमरावती वाले मोडस ऑपरेंडी पर काम कर रहा था। एनजीओ में काम करने वाली हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था, हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था, इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बनाता था और धर्मांतरण का धंधा रियाज नागपुर के मानकपुर इलाके में चला रहा था। रियाज काजी 2010 से एनजीओ चला रहा था। एनजीओ का नाम यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी है। इसके एनजीओ में 25 से ज्यादा महिलाएं काम कर रही थी। ये हिंदू महिलाओं को नौकरी या मदद के बहाने फंसाकर उन पर धर्मांतरण के लिए दबाव डालती थी। आरोप है कि इस्लामिक पोशाक पहनने और नमाज पढ़ने के लिए मजबूर करने का आरोप था। तो मुस्लिम समाज की चाली रीति के बारे में मालूमात देता था और बताता कि ये नमाज पठन करना या दुआ मांगना अच्छी होती है, उससे फ़ायदा होता है, ये बताता था। लड़कियां ये चाली रीति पालन नहीं करती थी, लेकिन उनको बताता था। 8 दिन पहले आरोपी ने एक जो जॉब छोड़ के लड़की गई थी, उसके माँ को कॉल करके कुछ बाकी लड़कियों के बारे में, उनके कैरेक्टर के बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद में ये सब लड़कियाँ इकट्ठा हो गई और पुलिस स्टेशन में आ गई। चाहे नागपुर हो या फिर नासिक का टीसीएस कांड या फिर अमरावती, सभी जगहों पर धर्मांतरण गैंग का एक पैटर्न काम करता था। पहले दोस्ती करो, मदद के नाम पर भरोसा जीतो, फिर ब्रेन वॉश करके इस्लाम की खूबियां बताओ और फिर ब्लैकमेल कर धर्मांतरण के लिए मजबूर करो। नासिक टीसीएस को धर्मांतरण की फैक्ट्री बनाने वाली निदा खान अब भी फरार है। निदा खान जानती है एक बार देवा भाव की पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद क्या होगा। धर्मांतरण की फैक्ट्री का सच सामने आ जाएगा और पूरे महाराष्ट्र में सक्रिय धर्मांतरण गैंग के स्लीपर सेल सलाखों के पीछे पहुंच जाएंगी। निदा खान प्रेगनेंसी के ग्राउंड पर कोर्ट से अग्रिम जमानत चाह रही हैं ताकि जेल नहीं जाना पड़े। आज कोर्ट में निदा खान की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई, लेकिन निदा खान को अग्रिम जमानत नहीं मिली। अब अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। प्रेगनेंसी का एक मुद्दा जो है वो तो मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि वो एक वन ऑफ द पॉइंट है,
देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई प्रेग्नेंट है यानी बेल मिल ही जाए, और ऐसा भी नहीं कि प्रेग्नेंट है तो बेल ना मिले। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अदर सर्कमस्टेंसेस एंड द फैक्चुअल मैट्रिक्स ऑफ द केस। देवा भाव की पुलिस ने अब पूरे महाराष्ट्र में धर्मांतरण गैंग की सफाई शुरू कर दी है। एक एक शहर को एटीएस की टीम खंगाल रही है ताकि इनके जिहादी स्कूलों को बंद किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 24 घंटे बाद अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की शांति वार्ता होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही अरब सागर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद यूएस ईरान के बीच होने वाली सेकेंड राउंड की सीज फायर टॉक अब वॉर 2.0 के मुहाने तक पहुंच सकती है। अरब सागर में अमेरिकी नेवी ने एक ईरानी शिप पर न सिर्फ हमला किया बल्कि उसे अपने कब्जे में ले लिया। लिहाजा पहले तो ईरान ने शांति वार्ता में शामिल होने से इनकार कर दिया और अब भीषण रण की तैयारी शुरू कर दी है और बहुत मुमकिन है कि अगले 24 घंटे में युद्ध का नया राउंड शुरू हो जाएगा जो पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। अरब सागर में पहले तो अमेरिकी नौसेना ने ईरान के कंटेनर शिप को वार्निंग दी और जब ईरानी शिप ने यूएस नेवी की चेतावनी को नजरअंदाज किया तो धमकी के चंद सेकंड बाद ही यूएस नेवी के डिस्ट्रॉयर ने ईरानी जहाज पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले कर दिए। समंदर के बीचों बीच आग की लपटों और काले धुएं के गुबार से घिरा ये वही ईरानी कंटेनर शिप है जिस पर अमेरिकी नौसेना ने हमला किया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान के वेसल टॉस्का पर अरब सागर में हमला हुआ। यूएस नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर ने अटैक किया। वेसल टॉस्का पर MK-45 गन से कई राउंड फायर हुए, लेकिन अरब सागर में उठी ये चिंगारी अब फिर से मिडिल ईस्ट को सुलगाने वाली है। खाड़ी में बारूदी कोहराम मचने वाली है क्योंकि ईरानी शिप पर हुए हमले के बाद मुस्तफा खामनेई गुस्से में है। IRGC भी भड़की हुई है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि 24 घंटे बाद अमेरिका ईरान के बीच जो शांति वार्ता होने वाली थी उस पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि इस हमले के फौरन बाद खलीफा ब्रिगेड की तरफ से ऐलान किया गया वो ये कि ईरान ने अमेरिका के साथ सभी बातचीत को आधिकारिक तौर पर खारिज कर दिया है। शांति समझौता अब रद्द हो चुका है और इसी के साथ हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया गया है। दरअसल ईरान इसलिए भी भड़का हुआ है क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ईरानी कंटेनर शिप पर हमले की जानकारी दी, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ऐसे में ईरान अब किसी भी तरह की शांति वार्ता के पक्ष में नहीं है। वहीं एक ईरानी न्यूज एजेंसी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि शांति वार्ता में शामिल होने के लिए ईरान की तरफ से कोई डेलीगेशन नहीं जाएगा। ऐसे में इस बात की संभावना प्रबल हो चुकी है कि ईरान अब कोई टेबल टॉक या फिर याचना नहीं करेगा, बल्कि अमेरिका से सीधा रण करेगा, वो भी पहले से ज्यादा विनाशक और विध्वंसक अंदाज में। तभी तो खलीफा ने अपने जनरल को उस बारूदी जखीरे में भेजा जहां मौजूद है ईरान के घातक ब्रह्मास्त्र। ये IRGC के कमांडर जनरल माजिद मुसावी हैं, जो अपने सुप्रीम लीडर के ऑर्डर पर ईरानी सेना के उस बारूदी गोदाम में पहुंचे जहां जमीन के भीतर हजारों की तादाद में किलर मिसाइलों और आत्मघाती उड़न दस्तों को रखा गया है। वैसे भी सीज फायर से पहले 40 दिनों तक मिडिल ईस्ट में जो हुआ उसमें ईरान के मिसाइलों और ड्रोन्स ने जबरदस्त तांडव मचाया था। इजराइल समेत खाड़ी के तमाम मुल्कों को दहलाया था। इस बार भी ईरान उसी तरह आक्रामक जंग लड़ने के लिए रेडी है। मतलब ये कि ईरान अमेरिका के बीच पहले दौर की वार्ता तो फेल हो चुकी है, ऐसे में अब दूसरे दौर की वार्ता होगी या नहीं, इस पर सस्पेंस है। लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ है, अगर 24 घंटे बाद ईरान अमेरिका में पीस टॉक नहीं हुई तो फिर खाड़ी में अब तक का सबसे भीषण युद्ध होना तय है, जिसकी आंच सिर्फ मिडिल ईस्ट को ही नहीं दहलाएगी बल्कि पूरी दुनिया को भी अपनी चपेट में ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब ये तय हो गया है कि ईरान टेबल टॉक के दूसरे दौर में अमेरिका के साथ नहीं बैठने वाला। उसने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ वॉर 2.0 का बिगुल फूंक दिया और उसने फैसला यूं ही नहीं किया,
पहले तो सीज फायर के दौरान उसने अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर को रिस्टोर किया, हमले के लिए नए हथियार बनाए और नए प्लान तैयार किए। मतलब ईरान की पावर अब पहले से ज्यादा बढ़ गई है। ईरान ने अमेरिका इजराइल के साथ 2 हफ्तों के युद्ध विराम के दौरान युद्ध के अगले फेज की जमकर तैयारी कर ली है, जिसकी गवाही ये 2 तस्वीरें दे रही है। पहली तस्वीर है IRGC की ओर से जारी उसकी नई मिसाइल टनल की, जिसमें उसके कमांडर और मिसाइल कमांड फोर्स के लोग मिसाइल प्रोडक्शन पर तेजी से काम करते हुए दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर ईरान के उस नए हथियार की है, जिसके जरिए उसने होर्मुज में बढ़ते अमेरिकी खतरे को समंदर में ही दफन कर देने की तैयारी कर ली है। ये हथियार है उसके फिश ड्रोन। पहले बात ईरान के मिसाइल जखीरे की। ये वीडियो ईरान ने रविवार को जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि ईरान नई मिसाइलों के निर्माण में जुटा है। साथ ही टनल में मिसाइलों का भारी भरकम जखीरा भी नजर आ रहा है। मिसाइलों के साथ साथ टनल में कामिकाजी ड्रोन्स की नई खेप भी दिखाई दे रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना और खुफिया अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि ईरान ने अपने हमलावर ड्रोन्स का लगभग 40% हिस्सा सुरक्षित रखा हुआ है और वो इसे तेजी से बढ़ाता चला जा रहा है। यही नहीं, ईरान के मिसाइल लॉन्चरों का 60% से ज्यादा जखीरा बचा हुआ है और लगातार नई मिसाइलों का निर्माण कर वो इसमें और इजाफा कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन्स की इस खेप को अब ईरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग में नए सिरे से इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि ईरान ने अपनी मिसाइल और ड्रोन फोर्स का इतना हिस्सा फिर से मजबूत कर लिया है कि वो महीनों तक फिर से जंग के मैदान में डटा रह सकता है। ईरान की तरफ से आई नई धमकी इसी ओर इशारा भी कर रही है। यही नहीं, ईरान ने अमेरिका के खिलाफ समंदर में अपने नए प्लान की झलक भी एक AI वीडियो के जरिए दिखाई है। ये वीडियो देखिए। ईरान के वैज्ञानिक मछली के आकार के छोटे छोटे आत्मघाती ड्रोन्स तैयार कर रहे हैं। ईरान ने भारी संख्या में ऐसे फिश ड्रोन्स तैयार करने का दावा किया है। इन ड्रोन्स को होर्मुज स्ट्रेट के किनारे बनी ईरानी खुफिया टनलों से समंदर में उतारा जाएगा, जो बिना शोर शराबा किए चुपचाप धीरे धीरे समंदर में मौजूद अमेरिकी युद्धपोतों तक पहुंचेंगे और उनसे टकराकर तेज धमाके के साथ फट जाएंगे। इसके बाद क्या होगा अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। ईरान बहुत तेजी के साथ अपनी मिलिट्री कमांड के स्ट्रक्चर को मजबूत करने और मलबे के नीचे दबे मिसाइल लॉन्चर्स को फिर से एक्टिव करने में भी जुटा है। उसने इशारा दे दिया है कि वो लंबी जंग के लिए तैयार है। यानी इस बार मिडिल ईस्ट में वॉर 2.0 की तीव्रता पहले से भी भयंकर होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका में एक महिला की गिरफ्तारी हुई, जिसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि वो खलीफा की बारूदी हसीना थी। उसका ताल्लुक ईरान की खुफिया एजेंसी से था और वो अमेरिका में चोरी छिपे हथियारों की तस्करी करती थी। आखिर कैसे, देखिए। तस्वीरों में लग्जरी कारों के साथ जो महिला दिखाई दे रही है, उसे अमेरिका के लॉस एंजलिस एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जानते हैं क्यों? दरअसल पहली नजर में ये महिला भले ही कोई बिजनेस वुमन या हाई प्रोफाइल लेडी दिखाई दे रही हो, मगर असल में ये लेडी जासूस थी, जिसका ताल्लुक अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन ईरान से था। शमीम माफी, यही नाम है ईरान की लेडी जासूस का, जो रहती तो अमेरिका में थी लेकिन काम खलीफा के लिए करती थी। जी हाँ, लॉस एंजलिस में शमीम माफी को ईरान सरकार की ओर से वेपन डील करने के आरोप में दबोचा गया। यूएस जांच एजेंसियों के मुताबिक शमीम माफी ने ईरान सरकार की ओर से ड्रोन, बम और लाखों राउंड गोला बारूद का सौदा तय करवाने में मदद की। बताया जा रहा है कि हथियार सूडान की सेना के लिए भेजे जाने थे, जहां इस वक्त गृह युद्ध चल रहा है। जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक शमीम ने 580 करोड़ से ज्यादा के हथियार सौदे कराए हैं। इसके लिए उसने ओमान की रजिस्टर्ड कंपनी अल्टास इंटरनेशनल बिजनेस का इस्तेमाल किया। FBI को चकमा देने के लिए शमीम अपनी कंपनी के सौदों को तुर्की और UAE के जरिए करती थी। आरोप है कि शमीम ईरान में बैठे अपने आकाओं का हर ऑर्डर फॉलो करती थी। ईरान से शमीम माफी को फंडिंग मिलती थी, जो सीधे तौर पर अमेरिकी कानून का उल्लंघन है। वहीं शमीम की कॉल डिटेल से पता चला है कि दिसंबर 2022 से जून 2025 के बीच शमीम का ईरान के खुफिया और सुरक्षा मंत्रालय से सीधा संपर्क था। दरअसल शमीम माफी ईरान के मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी से जुड़ी थी और ओमान की शेल कंपनी के जरिए हथियार कैश की मूवमेंट करती थी। इतना ही नहीं, शमीम सूडान और ईरानी अधिकारियों के बीच मीटिंग्स करवाती थी।
ऐसे में अमेरिका ईरान के बीच जारी तनाव के दौरान शमीम माफी की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। ऐसे में मुमकिन है कि हथियारों की इन्हीं डील्स के जरिए शमीम माफी ने अकूत दौलत जुटा ली और फिर इन पैसों से अमेरिका में लग्जरी लाइफ स्टाइल जीने लगी। शमीम की ये तस्वीरें बता रही हैं कि उसे महंगी कारों का शौक था। हालांकि कोर्ट में शमीम माफी ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है, लेकिन अगर ईरानी मूल की शमीम माफी पर हथियार सौदे और जासूसी के आरोप साबित हो गए तो फिर खलीफा की ये बारूदी खाला 20 सालों तक सलाखों के पीछे रहने पर मजबूर हो जाएगी। रिपोर्ट जी मीडिया।